कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर मोहम्मद अली जौहर की इन लाइनों को किसी ने ट्रंप को सुनाया होता तो ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले 100 दफा सोचा होता। आज जिस दौर से ट्रंप गुजर रहे हैं उस दौर की कल्पना शायद उन्होंने कभी नहीं की थी, या उनके इजरायली सलाहकारों ने ऐसे हालात का कोई अंदेशा नहीं जताया था। कहाँ गलती हुई और ट्रंप का सारा इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गया ईरान की शक्ति को अंदाजने में। कहाँ फेल हो गए ट्रंप ईरान की लंबी लड़ाई लड़े जाने की क्षमता की। कहाँ हो गया असफल वो मोसाद का नेटवर्क जो हर पल हर बड़े नेता के आवाजाही का, मूवमेंट का की सूचना दे रहा था। ईरान की सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर के बारे में अमेरिकी विशेषज्ञों की राय पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, बेमानी साबित हुई है। शायद कहीं किसी ने भी, यहां तक कि ईरान के हितैषियों ने भी ये नहीं सोचा था कि ईरान इस लड़ाई को इतनी लंबी दूरी तक ले जाएगा। जो ईरान के वेलविशर थे, जो ईरान का भला चाहने वाले लोग थे, उन्हें भी इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि ईरान की लड़ने की क्षमता किस हद तक जा सकती है। सब ये मान के चल रहे थे कि ईरान को तो हारना ही है, लेकिन सारे गणित, सारे कैलकुलेशन सब फेल हो गए। चूक तो हुई है और इसको अमेरिका भी मान रहा है। इजराइल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इजराइल का तो अपना स्वार्थ था। अगर ईरान का एक सुई भी ईरान की टूट जाती है तो वो इजराइल के लिए उपलब्धि है। तो इजराइल तो इसी से खुश है कि जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है वो उसके लिए गेन है, उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रम्प वहाँ से कहाँ फेल हो गए, अमेरिका की इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गई, कहाँ फेल हो गए वो रक्षा के बड़े बड़े विशेषज्ञ। फेल तो हुए हैं। ट्रम्प को शायद ये किसी ने समझाया नहीं, या किसी ने इस पर उन्हें ईरान के इतिहास को पढ़ने की नसीहत नहीं दी। 1979 के रेवोल्यूशन, इस्लामी क्रांति के टाइम पर ही, क्रांति के बाद क्रांति हुई थी किसके खिलाफ? राजा पहलवी के खिलाफ। जो ईरान के शाह थे रजा पहलवी, मोहम्मद जो थे रजा पहलवी, सेना भी वही थी ईरान की जिनके खिलाफ इस्लामिक क्रांति हुई थी। ये क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी, विद्रोह की, उस टाइम जो पहले थे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमैनी, तो आयतुल्लाह खोमैनी ने उस परंपरागत ईरानी सेना पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक अलग सेना खड़ी की जिसको अलग से रिक्रूट किया गया, उसकी भर्ती अलग से हुई, और उसकी भर्ती हुई कड़े इस्लामिक कानूनों और विचारों के अंतर्गत। कड़े इस्लामिक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता को ही उस भर्ती का आधार बनाया गया। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की, IRGC की। उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ, जो उनकी भर्ती हुई, वो आम सेना से या पुलिस से नहीं लिए गए थे। उनकी भर्ती ही अलग से हुई
और इस्लाम के प्रति उनकी कट्टरता को ही उनके चयन का मुख्य आधार बनाया गया था। मतलब कि इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा या तो थी या उनके अंदर पैदा की गई, और एक ऐसे सेना का गठन किया गया जो इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार थी। ये बने ही थे मरने के लिए, इनका रिक्रूटमेंट ही हुआ था इस्लाम के लिए जान देने के लिए। यहां पर बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिसका रिक्रूटमेंट हुआ, जिसका चयन हुआ, गठन ही हुआ, भर्ती ही हुई थी कि तुम्हें इस्लाम के नाम पर इस्लाम के लिए जान देना है, यही उनकी परीक्षा थी। तो जब ये मरने के लिए ही भर्ती हुए हैं तो वो तब तक लड़ेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे ईरान में हुआ क्या, अगर आप ईरान को पढ़ें, इस्लामिक उसके रेवोल्यूशन की बात की घटनाओं को, तो धीरे देखिए ईरान का जब वो क्रांति हुई थी तो उसमें समाज के तमाम वर्गों को उसमें शिरकत की थी। बुद्धिजीवियों ने शिरकत किया था, रजा पहलवी के खिलाफ लेखकों ने शिरकत किया था, कलाकारों ने शिरकत किया था, छात्रों ने शिरकत किया था, महिलाओं ने शिरकत किया था। लेकिन क्रांति के बाद आयतुल्लाह खोमैनी ने सबको धीरे धीरे दरकिनार किया, और क्रांति के रास्ते में जो उनकी इस्लामिक सोच थी, उसके रास्ते में जो भी रिकॉर्ड बने या वो खत्म कर दिए गए, जेलों में डाल दिए गए। कड़े इस्लामिक कानूनों को लागू किया गया, इस्लामिक सिद्धांतों को लागू किया गया, और एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया गया। तो इसमें एक अलग सेना जो कॉर्प खड़ी की गई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC, तो उन्हें इस्लामिक विचारों की रक्षा के लिए उनका चयन, उनका गठन हुआ, उनकी भर्ती हुई, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका जो प्रशिक्षण था वो इस्लाम की रक्षा के लिए जान देने के लिए था। तो जान लेना और जान देना उनके लिए दोनों बाएं दाएं का खेल है, हाथ का। यहां पर अमेरिकी विशेषज्ञों को यह समझने में भूल हुई कि वे वो आम सैनिक नहीं हैं जो चारों तरफ दुश्मनों से घिर जाने के बाद सरेंडर कर देते हैं जान बचाने के लिए। ये वो सैनिक नहीं है। इन्हें उस सरजमी पर मर जाना है, सरेंडर नहीं करना है। ये इनका रिक्रूटमेंट ही हुआ मर जाने के लिए। इनको वही सिखाया गया है कि अंतिम गोली तक लड़ना है, अंतिम सांस तक लड़ना है, और इस्लाम के लिए लड़ना है। जाहिर है जब तक धर्म का उसमें समावेश नहीं होगा तब तक वो कट्टरता नहीं आएगी, तब तक वो प्रतिबद्धता नहीं आएगी, तब तक वो त्याग नहीं आएगा, वो सैक्रिफाइस नहीं आएगा। अब अमेरिका कई मोर्चों पे फेल हुआ। पहली बात, IRGC को समझने में नाकाम रहे, भूल रहे उनको लगा कि एक अमेरिकन जो सोच थी, उन्हें लगा 28 फरवरी को हमला करेंगे, और जो इन्होंने टारगेट ये बनाया कि टॉप लीडरशिप को मार दिया जाए। तो इनकी प्लानिंग कहाँ थी? ये थी कि अगर टॉप लीडरशिप मर जाएगी तो सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, सारा जो पॉलिटिकल और कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, और बड़ी आसानी से जीत हो जाएगी, और सब कुछ मतलब केओटिक हो जाएगा, सब अराजकता फैल जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? कमांड स्ट्रक्चर था पहले से ही, और जो उनकी असेंबली है, सुप्रीम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वो एक क्लियर कट, इसका पॉलिटिकल सिस्टम उनका अलग था, इस्लामिक सिस्टम अलग था। तो वो हायरार्की बनी हुई थी। एक मरा तो दूसरे ने उसकी जगह ली, दूसरा मरा तो तीसरे ने जगह ली, तीसरा मरा तो चौथे ने जगह ली। अच्छा, धीरे धीरे टॉप लीडरशिप को ये मारते गए। तो इस तरह से दो तरह का नुकसान हुआ। एक तो ये नुकसान हुआ कि अब यही पता नहीं है कि कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि IRGC का बहुत कुछ बाहर नहीं है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप टॉप लीडरशिप को आपने मार दिया, पेजेस्कियां जो राष्ट्रपति हैं उनको छोड़ रखा है,
जानबूझ करके कि किससे नेगोशिएट करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि नेगोशिएटर ही नहीं बचे हैं, किनसे आप बात करोगे वही नहीं बचे हैं। पेजेस्कियां को उन्होंने बचा के रखा है राष्ट्रपति को, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं अब सारा कुछ उनके नियंत्रण में आ चुका है, और वो एक जगह नहीं है, ईरान के करीब 31 प्रांतों में वो फैले हुए हैं। वो अपने अपने तरीकों से लड़ रहे हैं, किसी एक सेंट्रल कमांड के अधीन नहीं है। वो अपने फैसले ले रहे हैं, और जो उनके पास जखीरा है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियारों का, मिसाइल्स का। तो अमेरिका ने ये सोचा कि टॉप लीडरशिप को मार करके, डिकैपिटेट करके आसानी से सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में, बात को नहीं समझ पाए वो कि ईरानियन गार्ड्स, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर है और वो इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उनका रिक्रूटमेंट ही अलग तरीके का है, उनका कमिटमेंट अलग है, वो हर जगह से हैंडल कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। एक दूसरी भूल इनकी ये हुई कि इन्होंने समझा कि अंदर से प्रतिरोध, ईरान के अंदर से प्रतिरोध उत्पन्न होगा, पब्लिक सड़कों पे आएगी और खुद ही विद्रोह कर देगी अपने सिस्टम के खिलाफ। यहां पर इन्होंने टाइमिंग की गलती कर दी। यहां तो सोचना कुछ हद तक सही था, ईरान में विद्रोह हुआ भी था, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोग सड़कों पे आए थे, और ट्रंप ने जब कहा उस टाइम पर लोगों को याद होगा कि हेल्प इज ऑन द वे, कि ईरान की ओर सहायता जा रही है। इस पर क्या हुआ कि और लोग सड़कों पे आ गए, विरोध करना शुरू किए, लेकिन ट्रंप की सहायता आई नहीं। ट्रंप निर्णय नहीं ले पाए थे कि हमला करना है कि नहीं करना है, और ईरानियन गार्ड्स ने, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उन्होंने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और पूरी तरह से प्रतिरोध को दबा दिया, कुचल दिया। बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, मारा गया, जेलों में डाला गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है वो दोबारा खड़े होने की, जो उन्होंने रूप देखा है, कोई बचे नहीं है। तीसरी भूल हुई अमेरिकन विशेषज्ञों से कि ईरान हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर देगा या चोक कर देगा, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। उधर उनका ध्यान ही नहीं गया था। सच्चाई तो ये है, उन्होंने उधर सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होगा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, जो एनर्जी क्राइसिस हो गई है। ट्रंप के सामने दिक्कत ये आ रही है कि अब इस्लामिक गार्ड्स के बारे में उनको जानकारी हुई है। अब उन्हें पता चला है कि ये गार्ड्स तो अंतिम दम तक लड़ने वाले हैं, जब तक कि उनके सीने में गोली ना उतर जाए। उसके लिए उनको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। अमेरिकी सेना को ला भी रहे हैं, लेकिन हिचक भी रहे हैं। ईरान पहाड़ियों का देश है, प्लेटो भी है, हाइट का देश है, माउंटेन रेंजेस हैं बहुत सारे, और जो टेरेन है वो उनको सूट करता है, बाहरी सेना को सूट नहीं करता। जो भी माउंटेनस रीजन्स होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा रगिड जिसको कहा जाए, उबड़ खाबड़, तो वहाँ वो उनको, जो लोकल होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है, वो छिपने की जगह जानते हैं। बाहरी सेना को जो मैप मिलता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे सेना पर गुरिल्ला वारफेयर का खतरा ज़्यादा रहता है कि हमला किया और छिप गए। तीसरा है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर बंकर्स बनाए हैं, सुरंगें बनाई हैं अंदर। तो जो टनल्स हैं, जो सुरंगें हैं, वो काफ़ी दूर तक हैं। यहाँ तक कि जो मिसाइल फैक्ट्री है, जहाँ मिसाइल का प्रोडक्शन होता है, वो तो कई जगहों पर है, कोई एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, वो भी सब टनल्स के अंदर है। तो उन टनल्स के अंदर से हमले होंगे, अटैक होंगे, और उनको पकड़ पाना किसी भी विदेशी सेना के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा, और उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बड़े पैमाने पर
कैजुअलिटीज हो सकती हैं, मौत हो सकती है सैनिकों की। तो ये सब सारी चीजें आज अमेरिका के सामने हैं। तो ईरान में अब तो उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि अब अगर वापस लौटे तो भारी बेइज्जती होने वाली है उनकी। ईरान ने पड़ोसी देशों पर भी हमले किए और लोगों को बता दिया कि तुम जितना सुरक्षित समझ रहे थे कि अमेरिका के छाते के नीचे, छतरी के नीचे तुम सुरक्षित हो, तुम उतने सुरक्षित नहीं हो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जब चाहेंगे तब तुम्हें हम उड़ा देंगे। तो ईरान की स्थिति आज जरूर ये माना जा सकता है कि भाई अमेरिका की शक्ति के आगे ईरान उसका बराबरी नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान उस हद तक लड़ने की क्षमता रखता है और लड़ रहा है कि शत्रु को भी पस्त कर देगा। कहते नहीं कि कभी कभी जीत की कीमत इतनी बड़ी हो जाती है कि जीत के मायने बेमानी हो जाता है, बहुत उसके मायने नहीं होते। कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं, हासिल होती भी है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है, देनी पड़ती है कि उसके हासिल होने का मजा नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है। तो अमेरिका भी कुछ इस तरह की लड़ाई ईरान में लड़ रहा है। जीत तो जाएंगे, माना जा सकता है, एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, या अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 साल से ऊपर सभी बच्चों को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए ईरान में बोला गया है, तो एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल भी हो सकता है, लंबी लड़ाई हो सकती है और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। जो सिर्फ मरने के लिए है, उन्हें मौत का इंतजार है, कुछ नहीं। तब तक लड़ेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। तो अब कब तक? आप 4 को मारोगे 8 पैदा होंगे, 8 को मारोगे 16 पैदा होंगे। एक थकाऊ लड़ाई में आपको ईरान ले जाएगा, अमेरिका को, एक टायरिंग बैटल। लड़ते लड़ते तुम खुद ही थक जाओगे यार। अफगानिस्तान में क्या हुआ? लड़ते 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 खुद ही थक गए, छोड़ो यार। तो हालांकि कोई भी युद्ध दुखद है, जान माल की क्षति होती है, मौतें हो रही हैं, आम आदमी सफर करता है, दुनिया सफर कर रही है, लेकिन ईरान अमेरिका के दांत खट्टे तो जरूरी कर देगा, या इतनी थकाऊ लड़ाई में ले जाएगा कि अमेरिका के लिए शायद एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।